प्लेसेंटा अगर नोच के बाहर आ जाएगा तो प्लेसेंटल रप्चर, यानी यूट्रिन रप्चर यानी परफोरेशन से डेथ फीमेल की इतना ज्यादा ब्लड निकलता है कि उसमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके उस यूट्रस को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक्सेस स्ट्रेचिंग करी गई, खींच लिया गया बेबी को बाहर खींचने के चक्कर में, आप इमेच्योर था या कोई और प्रॉब्लम थी या गलत तरीके से बेबी को बाहर निकालने की कोशिश की गई, इस वजह से ये रप्चर हो जाता है। ये यूट्रिन रप्चर बहुत खतरनाक चीज होती है। इस केस में इतनी ब्लीडिंग होती है कि जो है वो तुरंत आप हॉस्पिटल करके अगर पूरा ओपन एब्डोमेन करके इसको सिलना पड़ेगा, अगर नहीं सिलेंगे तो डेथ हो जाएगी। तो पहली बात हम लोग यहाँ देखें 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड है, 3 मंथ के 3 ट्राइमेस्टर है, यूट्रस बूम है, एससीजी, 4 हार्मोन। अब 4 हार्मोन आपको अच्छे से याद रखने हैं, जिसमें 2 हार्मोन स्टेरॉइड है और 2 जो है प्रोटीन है, जिसमें एचसीजी प्रोटीन है और प्लेसेंटल लैक्टोजेन प्रोटीन। एचसीजी को सीजीएच भी पहले कहते थे, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, अब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन प्रेगनेंसी का टेस्ट है। अगर प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो गई और यूरिन में ये हार्मोन निकल रहा है, इसका मतलब 100% प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी क्या होगी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ HCG in urine is a confirmation of pregnancy। प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन टेस्ट HCG का प्रेजेंट होना, ये इंपॉर्टेंट इसमें चीज। बाकी इसमें 4 स्ट्रक्चर हैं, एमनियन, कोरियन, यॉर्क सेट, कोरियोनिक विलाई, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी घूमता रहता है पानी के अंदर, यानी पानी के अंदर बेबी का घूमना क्या शो करता है। किसी जमाने में हम लोग भी पानी के अंदर थे, फिशेस के फॉर्म में। फिशेस हमारे एंसेस्टर है, हम लोग पानी में ज्यादा कंफर्टेबल, हमारी जो आईज हैं वो पानी के हिसाब से ज्यादा अच्छी, हमको एनवायरनमेंट में पानी में रहने में ज्यादा आराम था बनिस्बत इस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इसीलिए नेचर ने अभी भी, जब इंद्रियों का डेवलपमेंट सबसे नाजुक टाइम होता है जब, उसको पानी में ही रखा है। सारा डेवलपमेंट यहाँ करा देगा, हार्ट बनेगा, आईज बनेगी, हेयर बनेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तब इसको बाहर निकाला जाएगा। यानी वाटर इज द बेस्ट मीडियम फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वाटर, और जो लाइफ की ओरिजिन है वो भी वाटर में हुई, सी क्रस्ट में हुई। लाइफ की ओरिजिन भी वाटर में, वाटर में डेवलपमेंट भी अच्छा, वाटर से मूव होके हम लोग टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड में आए। तो वाटर की अहमियत अपने आप में बहुत ज्यादा है। ये तो हमारी पहली बात है। दूसरी बात क्या है, इस प्लेसेंटा से, यहां से यूट्रस से प्लेसेंटा के बीच जो लिंक है वो कोरियोनिक विलाई का है। यहां से न्यूट्रिएंट आते हैं और ऐसे आके इसकी बॉडी में जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू आती है, न्यूट्रिएंट जो है वो कैपिलरी के थ्रू आते हैं, हार्मोन आते हैं, एंटीबॉडीज आती हैं। कुछ चीजें नहीं भी आ सकती हैं और कुछ चीजें आ भी सकती हैं। जैसे अगर अफीम खा रही है कोई फीमेल, तो उसकी बॉडी में अफीम नहीं जाने वाली, अफीम को रोक देगा, निकोटीन को जाने देगा। तो किसको जाने देगा किसको नहीं जाने देगा ये उसी को पता है। तो आप सोचिए कितना एडवांस सिस्टम है कि केमिकल जैसी माइन्यूट चीज को रिकॉग्नाइज करके रोक देता है। एड्स का वायरस नहीं जाने देगा अंदर। एड्स का वायरस में केवल 1% चांस है कि बेबी को एड्स हो जाए अगर मदर को है, वरना वो रोक देगा। वायरस तक को रोक सकता है। इतना विलिंग स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा के फॉर्म में आपको दिख रहा है। और कभी भी मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड की डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती, मिक्स्ड बाय द बैरियर नेम्ड एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नाम के बैरियर से इसमें मिक्सिंग होती है। तो प्लेसेंटा से अगर ये मिक्स हो रहा है तो इसका मतलब कंट्रोल्ड मिक्सिंग है, और मिक्सिंग अगर कंट्रोल्ड है तो वांटेड चीज ही अंदर जाएगी, अनवांटेड चीज, अननेसेसरी चीज अंदर नहीं जाएगी। जो वो चाहेगा वही अंदर जाएगी।
अब उसको जो पता है ये चीज अंदर भेजनी है, ये नहीं भेजनी, वो नहीं भेजेगा। इसलिए जो कुछ मदर अगर खा रही है, पी रही है, तो ये जरूरी नहीं कि सबका इफेक्ट पड़े। जो चीज अंदर जा सकती है उसका इफेक्ट पड़ेगा, और जो चीज नहीं जाएगी, वो प्लेसेंटा उसको रोक दे रहा है, तो उसको मदर चाहे जितना खाए उसका कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं। तो कंट्रोल मिक्सिंग के नाम से प्लेसेंटा के फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कंट्रोल जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द प्लेसेंटा, कंट्रोल होना जरूरी है इसमें, ठीक है। और फीटल ग्रोथ जो है वो धीरे 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 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने 9 मंथ प्लस पर प्रेगनेंसी जो है खत्म होगी। कब? जब उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम होगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ेगा और जो है प्रोजेस्टेरॉन घटेगा और बहुत आसानी से वो जो है चाइल्ड बर्थ होगा। तो ये इतनी बात आपको इसमें नोट है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर नोट हो गया, इसमें 2-3 बातें हम लिखाएंगे। लिखिए, amnion is the membrane, amnion लिखा हुआ है, amnion is the membrane, contain amniotic fluid, contain amniotic fluid, ये देखो amniotic fluid लिखा नीचे, amniotic fluid in the inner side, in the inner side। फिर लिखिए from the chorionic, from the chorion, लिखिए from the chorion, ये लिखा हुआ chorion, from the chorion, chorionic villi emerges, from the chorion, chorionic villi emerges and buried into the uterus, and buried into the uterus, full stop। फिर लिखिए chorionic villi receive nutrient, chorionic villi receive nutrient, oxygen and other useful nutrient, and other useful nutrient from the mother's body, from the mother's body, full stop। इसके बाद फिर लिखिए योग सैक, योग सैक, ये लिखो योग सैक एक्ट एज ए लीवर, योग सैक एक्ट एज ए लीवर, हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल, help in removal of waste material। बाकी लिखिए functions of amniotic fluid, functions of amniotic fluid, help in lubrication, help in lubrication, lubrication of the fetus। दूसरा पॉइंट लिखिए help in shock absorbing structure, help in shock absorbing structure, help in shock absorbing structure, comma
support provide by the liquid, support comma support provide by the liquid, by the liquid। फिर लिखिए umbilical cord connect the umbilical cord connect the fetus with placenta, connect the fetus with placenta। फीटस को प्लेसेंटा से कौन जोड़ता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। यही नाव होती है, ये प्रेगनेंसी के बाद काटी जाती है और प्रेगनेंसी के बाद ये जो नाव यहाँ से काट दी जाती है और उसको बांध दिया जाता है, तो ये पोर्शन जो होता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। यही कनेक्शन है पूरी बॉडी में सप्लाई का। तो फीटस की पूरी बॉडी में लंग्स फंक्शनल नहीं है, उसकी जो ऑक्सीजन है वो मदर की ऑक्सीजन से उसको मिलती है, मदर के हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन है वो उसको मिलती है। फीटस पहली बार जब चाइल्ड बर्थ होती है, जब वो क्राई करता है तो पहली बार उसका लंग फूलता है और तब से वो फिर आज तक जीवन भर फिर वो लंग से रेस्पिरेशन करता है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट की सप्लाई, सारी एंटीबॉडी, सब कुछ जो है मदर के ब्लड से सप्लाई होती है। फिर भी हम कहते हैं नो डायरेक्ट मिक्सिंग, कंट्रोल्ड मिक्सिंग, सेलेक्टिव मिक्सिंग और स्पेशल टाइप की परमिबिलिटी होती है कि किसी चीज को आने दे, किसी चीज को आने नहीं दे, इसकी विल के हिसाब से है। आपका हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। हम निकोटीन को अंदर जाने देती है और इतनी खतरनाक अफीम है उसको नहीं जाने देती। तो ये आप समझिए क्यों नहीं जाने देती। एचआईवी को नहीं अंदर जाने दे रही है। एचआईवी वायरस है जो कि वायरस को तो कोई रोक ही नहीं पाता है, लेकिन नहीं जाने दे रही है। तो ये इतना स्पेशल इंतजाम, और ऐसा नहीं, हजारों जगह प्लांट के केस में, एनिमल के केस में आपको इतना वीआईपी और इतना अच्छा इंतजाम आपको नेचर का मिलेगा कि आप खुद चौंक जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इसीलिए उसमें ज्यादा सोचते समझते नहीं, उसको वैसे ही हम लोग तैयार करते। तो ये इतनी बात हमारे फीटल डेवलपमेंट की हुई। अब इसके बाद जो हमको बात करनी है वो किस महीने में हार्ट बनता है, किस महीने में डिजिट बनती है फिंगर्स की, किस महीने में जो है वो बॉडी पे हेयर आता है। ये सारी बातें हमें अब नोट करनी है, ठीक है। तो इसके बाद की जो हेडिंग है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीटस। इसको हटा दें, डेवलपमेंट ऑफ फीटस। डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस का डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो लिखिए, इसमें तो थोड़ा नोट करना है आपको। लिखिए डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक is a triploblastic, means body is formed by 3 germ layer, means body is formed by 3 germ layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, that is ectoderm, mesoderm and endoderm। 3 चीजों से बॉडी का फॉर्मेशन होता है।
और आपको अच्छी तरह पता है, पिछले कल में हमारी बात हुई है कि एक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर होता है, ये इसको कहते हैं इनर मास सेल। तो सारी जर्म लेयर इसी से बनती है, सारी जर्म लेयर इसी से बनती है। तो इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, inner mass cell contain stem cell which give rise the tissue and organs of the fetus. फिर लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल heart will form can say as first sign of pregnancy, यानी कि पहला जो प्रेगनेंसी का साइन है उसको हम लोग स्टेथोस्कोप से जब देखते हैं तो हार्ट साउंड ही देखते हैं। अगर हार्ट साउंड आ रही है तो प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं कि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई। ये एक तरीका है हार्ट साउंड को सुन के बताने का। उसके बाद चीजें क्या होती हैं, उसके बाद लिखिए, उसके बाद फिर लिखिए, हार्ट साउंड palpitation is seen by stethoscope. Heart sound palpitation is seen by stethoscope, जो आला लगाया जाता है, ठीक है, stethoscope, full stop। हार्ट साइन स्टेथोस्कोप की पहली stethoscope, palpitation is seen by stethoscope, ठीक, स्टेथो भी कह सकते हैं, टीबी। ये जो आला होता है, जो पहचान होती है डॉक्टर की, वही इसी से देखते हैं। फिर आगे लिखिए, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स will occurs, फिर लिखिए, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बाय द अलग अलग लाइनों में लिखिएगा, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स ब्रैकेट में लिख लीजिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, यानी पहले तीसरे महीने के बाद सारे ऑर्गन उसके बन जाते हैं। यानी पहले तीसरे महीने के बाद जो नए ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन है वो लगभग खत्म हो जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कंप्लीट बेबी 3 महीने में बन जाएगा।
उसके बाद फिर 6 महीने के बाद उसकी डिलीवरी कराई जा सकती है, लेकिन रिस्की है क्योंकि वेट उसका कम होता है। तो 6 महीने के बाद वेट गेन वो करता है और कंप्लीट फॉर्मेशन 3 महीने के एंड तक बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, विल जो है वो फाइनलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे चलिए। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबी appears and hair on head appears during 5th month. Hair on head appears during 5th month. 5वें महीने में उसका मूवमेंट और उसके हेड पे हेयर। अब देखिए सब महीने अलग अलग याद करने। 12 हफ्ते में डेवलपमेंट पूरा। पहला साइन हार्ट का जो हार्ट बीट का है वो पहली बार जो आपको सुनाई देगा, फर्स्ट हार्ट साउंड वो आपको सुनाई देगा, हाँ कौन से महीने पे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सुनाई देगा। दूसरा हो गया। अब इसके बाद फिर लिखिए, यानी कि हेड पे हेयर पहले आएंगे, बॉडी पे हेयर इसके बाद आएंगे। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर हेयर ऑन बॉडी विल अपीयर। अगर आपसे पूछा जाए हेयर ऑन बॉडी विल अपीयर, 5th मंथ में क्या होगा? मूवमेंट हो जाएगा। 5th मंथ में हेड का में हेयर और मूवमेंट दोनों साथ याद रखते हैं, हेड पे हेयर और मूवमेंट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हार्ट बीट सुनाएंगे और लिम्ब और डिजिट पहले बनते हैं, हेयर बाद में बनते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, ऐसे अबाल पहले करके कैसे भी इस तरह इसको याद करना पूरा, क्योंकि यही पॉइंट सब उठा के एग्जाम में पूछे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे लिखिए, एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर eyelashes comma hairs on body will appear। तो eyelashes पूछ सकता है आपसे कि वो eyelashes कब होगा, तो एंड ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ नहीं बोला है, तीसरे सबसे आखिरी तीसरा महीना, 6 महीने के बाद में कुछ बताया नहीं, जो कुछ बताया है 6 महीने तक बताया। तो 6 महीने तक 100% बेबी पूरा बाल वाल सब कुछ बन चुका होता है। ऑर्गन 3 महीने तक बना होता है, हार्ट पहले बना होता है, बस मूवमेंट 5वें महीने में शुरू होता है। मूवमेंट कब शुरू होता है? 5वें महीने। जब मूवमेंट शुरू होता है तो उस टाइम लिम्स बन चुके होते हैं, तीसरे महीने के एंड पे। हार्ट के बाद लिम्ब बन रहा होता है। इस तरीके से आगे पीछे हो, रीशफलिंग इसको कहते हैं। इसको आपने ऊपर नीचे करके याद करना होता है कि हार्ट पहले बनेगा कि हेयर कैसे बनेगा पहले बनेगा। तो आप कहेंगे हार्ट पहले बनेगा, हेयर बॉडी के हेयर कि हेड के हेयर? हेड के हेयर पहले, बॉडी के हेयर बाद। और 6 महीने के बाद की कोई बात बताइए, नहीं बताई। वेट गेन होता है 6 महीने के बाद, लास्ट के 3 महीने वेट गेन होता है। उसके बाद फिर जो है वो कंप्लीट नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद फिर जो है अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्चुरेशन, यानी चाइल्ड बर्थ। तो नेक्स्ट हेडिंग है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ होगी कैसे?
चाइल्ड जब का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो चाइल्ड से एक रिफ्लेक्स डेवलप होगा, उसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो एक रिफ्लेक्स होगा जो फीटस से जाएगा, उसको कहेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये जाएगा ब्रेन में, ब्रेन में जाने के बाद वहां पर जो है वो ब्रेन की जो अथॉरिटीज हैं वो इसको एनालाइज करेंगी और उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालना शुरू कर देंगे। तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन यानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस और उससे क्या होगा, फिर लेबर पेन स्टार्ट होगा, यानी प्रोपल्शन एंड एक्सपल्शन ऑफ बेबी, आगे की तरफ बाहर की तरफ प्रोपल्शन, प्रोपल्शन कहते हैं इसको, एंड एक्सपल्शन ऑफ बेबी। आप कहां से, फ्रॉम द बर्थ कैनाल, फ्रॉम द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल से प्रोपल्शन और एक्सपल्शन हो जाएगा और इस तरीके से डिलीवरी हो जाएगी। इसमें जो लेवल किस चीज का बढ़ता है, द ऑक्सीटोसिन लेवल विल इंक्रीज ड्यूरिंग लेबर पेन। The oxytocin level in blood increases due to which progesterone level fall down, due to which progesterone level fall down, causes increase uterine contraction, उससे यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीन से ऑक्सीटोसिन के बने हुए इंजेक्शन आते हैं जो आमतौर से हॉस्पिटल में वो अवेलेबल रहते हैं, तो उसको ड्रिप में लगा के धीरे धीरे एक एक बूंद जो है उसमें पास करते हैं। तो अगर बॉडी से ऑक्सीटोसिन कम निकल रहा है तो बाहर से देके जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिटेन करता है और बढ़ाया जाता है ताकि एक्सपल्शन हो सके। गांव वगैरह में आमतौर से इसका इंजेक्शन डायरेक्टली इंड्यूस कर देते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। अगर आपने डायरेक्टली आईएम से इंजेक्शन लगा दिया तो रैपिड ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, इतना तेज कॉन्ट्रैक्शन कि वो बेबी को ही किल कर देगा, बेबी को किल कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस भी फट जाएगा, और यूट्रस फट गया, बेबी किल हो गया तो फिर बहुत डेंजरस है, फिर तो सीधे जो है सिवाय ऑपरेशन के ओपन हो गई, बड़ा ऑपरेशन देखिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो गांव में और जो तरीका है, मेथड है, वो सब कुछ बहुत अच्छा अप टू डेट है, नॉर्मल है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत अप टू डेट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो फिर गांव में रिस्क बहुत है। जो दाई वगैरह करती है तो बहुत रिस्क होता है, रिस्क। और दुनिया में आप अभी तक उसी से ऐसे ही हो ही रहा, आज भी ज्यादातर लोग गांव में जो है वैसे ही कराते हैं। तो उसमें रिस्क रहता है, तो जैसे 10 बेबी हैं तो आपको 2-4 बच जाएंगे और डेथ हो जाएगी, तो उतना एवरेज जो है वो आ जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ डेथ हो ही नहीं पाती। यहाँ पर अगर आप कायदे से कराएंगे तो डेथ बिल्कुल ना के बराबर है, होगी ही नहीं। बहुत खतरनाक अगर है, रूटीन प्रोसीजर आपने नहीं फॉलो किया है तो भले हो जाए, मदर डेथ वगैरह यहाँ पे होती नहीं है। तो यहाँ पर मदर और बेबी दोनों
लगभग 100% सुरक्षित रहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट अस्पताल में दिखाएंगे जहाँ पे थोड़ी केयर कम भी है, वहां पे भी क्योंकि उनको सब ट्रिक्स पता है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये इतनी बात हमारी होगी। उसके बाद हमने बात करी कि आपसे पिछले टर्म पे कोलोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क होता है, ऑक्सीटॉसिन की मदद की वजह से पहला मिल्क निकलता है। जो पहला मिल्क होता है जो बेबी को मिलता है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उसमें एंटी जो है वो बॉडी होती है IgA के नाम से। तो एंटीबॉडी हम लोगों ने ढेर सारी पढ़ी है, IgE पढ़ी है, IgA पढ़ी है, IgG पढ़ी है ना। हाँ, तो सारी एंटीबॉडीज जब होंगी तो बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो फर्स्ट मिल्क बेबी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ जगहों पे पहला मिल्क बच्चों को नहीं भी देते हैं, जो पुराने ट्रेंड्स हैं, तो वो बहुत गलत है। फर्स्ट मिल्क अगर नॉर्मल डिलीवरी भी है तो भी फर्स्ट मिल्क बेबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए जो है उसको आपको आप ही लोग को वो सब समझाना है आगे चल के, और उन लोगों को जो इलिटरेट पीपल्स हैं उनको आपको समझा के उनको फिर से मेंटेन करना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कैसे प्रेगनेंसी को रोका जाए, कैसे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज किया जाए, ये सारी बातें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों को करना होगा। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है जो कि छोटा चैप्टर है, इसके मुकाबले उस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, तो उस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है कि जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, सबसे ज्यादा जो है विदाउट साइड इफेक्ट वाली कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये सारी बातें इसमें हमको देखनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है कि एक तरीका है इसे कहते हैं एम्नियोसेंटेसिस। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग आपको डालनी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको देखना है एक वर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, उसे कहते हैं एम्नियोसेंटेसिस नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये वर्ड है। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी हो। इसे कहते हैं एम्नियोसेंटेसिस, सेंटेसिस के नाम से इसको जानते हैं। अब एम्नियोसेंटेसिस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एम्नियोसेंटेसिस में क्या करना है आपको, सबसे पहली बात एम्नियोसेंटेसिस एक तरीका है जिसमें बेबी के वुम्ब से एक लिक्विड निकाला जाता है सिरिंज से, यानी बड़ी सी सिरिंज से एमनियोटिक फ्लूइड जो लिक्विड था जिसमें बेबी जो है वो फ्लोट कर रहा था, फ्लोटिंग इन द एमनियोटिक फ्लूइड, उस लिक्विड को निकाला जाता है। उस लिक्विड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और उस लिक्विड को निकाल के उसको चेक किया जाता है। चेक कैसे करेंगे, उसकी टेस्टिंग होगी और उससे रिजल्ट्स पता चलेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो है एस्पिरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, तो एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला। इसके बाद फिर इससे कौन कौन सी इसको टेस्ट करने के बाद और फिर वो अंडरगो टेस्टिंग, टेस्टिंग करा। तो इससे तीन चीजें पता चलती हैं, तीनों आपके यहाँ रिपीटेडली पूछी गई कि एम्नियोसेंटेसिस से सबसे पहला काम होता है सेक्स ऑफ द बेबी, इससे पता चल जाता है। तो इसकी लिक्विड के जांच से सेक्स ऑफ द बेबी पता चलता है। तो इसका यूज किसी जमाने में बहुत होता था और फीमेल बेबी को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो सेक्स ऑफ द बेबी पता चलता है। बाकी की दो बातें जो हैं कि इसमें कोई डिजीज या कोई इनहेरिटेबल डिजीज तो नहीं है इसके अंदर, तो कंजेनाइटल डिजीज या हेरिडिटी डिजीज। हेरिडिटी डिजीज मतलब एक डिजीज होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, तो उसको हम लोग हेरिडिटी डिजीज कहते हैं। और वो हेरिडिटी डिजीज में है कि नहीं है,
इसके अलावा जो तीसरी है वो है इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म, या पैदाइशी कोई मेटाबॉलिक की कोई डिजीज तो नहीं है, इसको कहते हैं इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव करके आएगा, इनबॉर्न आपको समझ में आएगा नहीं, ये दोनों तो याद रहेगा तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो इनबॉर्न मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है वो प्लस हेरिडिटी डिजीज प्लस सेक्स ऑफ द बेबी, ये 3 चीज इसमें कर सकते हैं। ये आज की डेट में बैंड है, इसको आप नहीं कर सकते। बैंड इसलिए है क्योंकि इसका यूज जो है वो फीमेल फीटिसाइड की तरह या फीमेल फीटस को किल करने के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड का भी यूज किया जाता है फीमेल बेबी को किल करने के लिए। तो इसमें जो है एम्नियोसेंटेसिस जो है वो आज की डेट में बैन है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक लाइन बोलते हैं, लिखिए। By the amniocentesis test, increase female feticide, will seen. So there is a statutory ban कहते हैं इसको, there is a statutory ban in the amniocentesis, नहीं for the amniocentesis, statutory ban for amniocentesis के लिए for amniocentesis एक ऐसा बैन जो आप उसको टेस्ट को कर नहीं सकते, अगर कर लिया तो लाइसेंस और आप सब कुछ जेल में होगा। लाइसेंस भी सब रद्द करके क्रॉस करके सील करके, बहुत खतरनाक अपराध है आज की डेट में। अगर फीमेल सेक्स को आपने पता कर लिया, वो पा गए तो बहुत खतरनाक, बहुत इससे बड़ा क्राइम इस टाइम आप किसी को गलत दबा के मार डालिए पैदा होने के बाद, तो उतना बड़े सजा नहीं है। अब आमतौर से जो हॉस्पिटल देखो यहाँ से वहाँ से है, दुबग्गा तक हॉस्पिटल नहीं है, रेडियो की तरफ फैले हुए हैं। कौन हॉस्पिटल? किंग हॉस्पिटल, कोई सिंह हॉस्पिटल, कोई विंग हॉस्पिटल, नहीं, और कोई जो है कामाख्या, कोई दुर्दशा, और सब छोटे छोटे हॉस्पिटल सब खुले हैं, और सब में एक से एक गधे टाइप के डॉक्टर जितने हैं। तब बीओएस में वही 150 नंबर लाए, प्राइवेट कॉलेज से बीओएस कर लिया, वो सब बैठे हुए, कुछ नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन फोन करो तो कहेगा मैं डॉक्टर सुल्तान अहमद बोल मालूम बिल्कुल नहीं फाड़ देते, मालूम होता है कि डॉक्टर जो है सुल्तान अहमद। अब जहाँ पूछो कि एमबीबीएस की बीओ में तो फोन ही कट जाता है, क्योंकि सब ये बीओ में शीशा लेकर हो जाए पूरी तरीके से, क्योंकि इनको खुद भी कुछ नहीं आता है, ये टोटल एमडी और एमएस पे डिपेंड होते हैं। लेकिन बिजनेस जो है वो जाहिर बात है, पब्लिक भी तो उसी टाइप के, यहाँ से वहाँ तक खूब ज्यादा कायदे से कमाई कर रहे हैं, खूब पेशेंट मारते हैं कायदे से, और जो मारते हैं और सब कमीशन बेस्ड पेशेंट होते हैं, पैसा दे दे के सब आके सब यहाँ कटते हैं। कैसे स्लटर हाउस में जो भैंसे कटती हैं, वैसे यहाँ मुर्गे आके कटते हैं, काट कूट। अच्छे एमडी तो होते ही नहीं, और एमडी की जिम्मेदारी भी नहीं रहती। जो एमडी होते हैं जो हैं यहाँ पर, वो हॉस्पिटल नहीं खोलते, वो इतना छीछा लेदर वाला काम, वो मॉरल उनका जवाब नहीं था। अच्छे अगर मिलिए आप तो बहुत ही कम जो डॉक्टर हैं, जैसे ये है ब्रिजराज, इसी में एमएस है, वो वही खोले हुए हैं, अदरवाइज ज्यादातर ये सब यूएस वाले खोल के छीछा लेदर मचाए। और ज्यादातर केस क्या, वही प्रेगनेंसी वाले, प्रेगनेंसी की स्थिति में ज्यादातर औरतों को अपना निपटा है, खैर ठीक भी कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं पॉपुलेशन, सी बाय पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, लेकिन 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया एक दिन का चार्ज लेगा मटर, क्योंकि वो ये नहीं माटा है, उनको आता ही नहीं, काम आना होता है सबसे बड़ी चीज। वो अगर है तो हिलाएंगे पेशेंट को,
जो काम करना है उसके साथ वो नहीं करेंगे। हिला रहे हैं, बैठा रहे हैं, जैसे घर में हम लोग नहीं, कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो उसको हिलाने लगते पानी डालने लगते, उठो उठो, अरे बीमारी तो वो कहने से उठेगी, बिल्कुल वही करते हैं हॉस्पिटल में उठो उठो, अरे अभी तो ठीक थी, सबको बता रहे हैं, अब उससे उसको क्या मतलब, सबको बता रहे हो उठो, अभी तो ठीक थी। और इस टाइप के जो आप केस मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा। तो वही चीज है कि बहरहाल आप लोग बनिए तो अच्छे डॉक्टर बनिए, क्योंकि अभी सब बीओएस समझ में कहा बिल्कुल सब खाली दो कौड़ी का है, और आप अपने आपकी आत्मा ही नहीं खुश होगी, जरा सा अगर आत्मा होगी तो, हालांकि 2 साल हॉस्पिटल कर लेंगे आत्मा तो सब खत्म हो जाएगी, होती नहीं, क्योंकि बस खाली उठा उठा के लाला कटिंग करते रहते हैं। बीओएस बीएमएस सभी ऐसे ही, और जो अच्छे आप अगर पढ़ के आएंगे तो आप जेन्युइन काम करेंगे, जो आपको नॉलेज है भाई, एमडी एमएस कोई ऐसे नहीं बन जाता, एमबीबीएस को देखिए उस पर शीशा लेकर, तो वो क्वालिटी आपके माइंड में आएगी तो आप गलत कर ही नहीं पाएंगे, वो आपको सब पता है, ट्रांसपेरेंट रहती है। तो अच्छे बनने की कोशिश करिए, भले 2 साल बाद बनिए, लेकिन बीओएस में मत करिए, या तो करिए तो फिर बीओएस के हिसाब से नॉर्मल प्रैक्टिस करिए, उसमें जरूरत नहीं है आपको हॉस्पिटल खोल के वहाँ, और एमडी आ ही नहीं पाता है, एमएस आ ही नहीं पाता, आधे लोग ये खुद ही ठीक कर लेते, क्योंकि आने का 1000 रुपये लेता है, 500 रुपये लेता है एक विजिट का, तो ये लोग खुद ही निपटा डालते हैं, जब तक एमडीएमएस आता है तब तक वो निपट भी जाता है। ऐसे तमाम है हमारे इसी रोड पे एक है, वो भी 2-3 जगह हॉस्पिटल खोले, 2 मरीज मर गए, पार्टनर में लड़ाई हो गई, पटका मरीज पे गिर गया डॉक्टर, अरे हर चीज है, डॉक्टर एसपीजी है, सर्जन है, वो तो अब जो देखिए सर्जन होगा उसकी बात अलग होगी, वो माइंड जो होता है वो दिखता है बॉडी में, हम आपको बताएं माइंड का कोई जोड़ नहीं है, जोड़ यही है उल्टे खड़े हो जा रहे हो 200 नंबर से नहीं आ रहे, फिर यही माइंड है। माइंड की अलग ही बात होती है, और माइंड जो होता है वो आमतौर से उनको नॉलेज इतना होता है, क्योंकि एमबीबीएस में जब घुस जाते हैं, एमडी जब घुस जाते हैं ना, इतना प्रैक्टिस होती है उनकी कि वो गलत कर ही नहीं सकते, वो आमतौर से जैसे बड़े बड़े डॉक्टर जैसे कल्याण मलिक हैं, जैसे अनूप वाजपेयी हैं, ये सब अच्छे प्रोफाइल के डॉक्टर, और ये सब जो है छुटपुट जगह जाते भी नहीं, एक आदिक अंसारी है, जैसे एमएस है, ये अच्छे डॉक्टर, तो कम से कम एमएस लेवल पे तो आपको करना ही चाहिए फायदे, तो फिर आपको अंदर से लगेगा कि हाँ हमने जिंदगी में कुछ किया, ध्यान रखिएगा। तो बदला 200 नंबर आया, प्राइवेट कॉलेज वाले तो बुला ही लेंगे, एडमिशन ले ही लेंगे। चलिए अब आपको नेक्स्ट पॉइंट जो हमें लेना है दैट इज द एम्नियोसेंटेसिस हो गई, उसके बाद फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई। इसकी बात करने से पहले हम लोग जो है मेथड्स यूज करते हैं, मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकना, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन। तो हमें जो पढ़ना है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड्स पढ़ते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला वर्ड, पहली क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जो हम लोग बिना किसी दवा के, बिना किसी उसके कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल मेथड। जिसमें पहला मेथड है पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस। पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस, जिसकी बात हम लोग पिछले लेक्चर पे कर चुके हैं कि 10 तारीख से लेके और 20 तारीख तक, बीच में 14 दिन आ रहा है, ओवुलेशन उसी दिन होगा, तो प्रिकॉशन रखेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस। पीरियोडिक ऑब्स्टिनेंस के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसमें आपको एक लाइन बोल दे,
लिखिए प्रिकॉशन ड्यूरिंग 10th day of menstrual cycle to 20th day of menstrual cycle. Is a periodic abstinence. अब बुक में आपकी हमने 20 लिखा है, बुक में 17 लिखा है, तो अगर चाहिए आपको 20 की जगह 17 भी लिख सकते हैं बुक के हिसाब से। अदरवाइज जनरल 10 से 20 दिन कहा जाता है, तो इन्होंने कहा है 10 से 17 दिन, यानी 14वां दिन बीच में पड़ रहा है। 14 दिन से पहले 4 दिन, तो 10 दिन, 10 तारीख हो गई, इधर का 3 दिन, ठीक है, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट मेथड है विथड्रॉवल मेथड। विथड्रॉवल मेथड विथड्रॉवल मेथड इसी का दूसरा नाम है क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें लिखिए withdrawal of the penis before ejaculation. ejaculation यानी सीमेन निकलने से पहले ही पेनिस को आउटसाइड द बॉडी करना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। लैक्टेशनल एमेन्यूरिया अब इसमें क्या है, जैसे बच्चे को, बेबी को जो है मदर मिल्क पिला रही है, उस टाइम एवोल्यूशन नहीं होता है, उस टाइम सेफ पीरियड है, तो जब तक मिल्क को पिला रही है तब तक जो है वो नेचुरल मेथड में आता है, तो उसमें उस टाइम रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होता। तो लिखिए ड्यूरिंग लैक्टेशन conception rate is very low. Conception rate is very low. Conception rate is very low. ये भी एक मेथड। इसके अलावा अब आपको जो दूसरे मेथड्स हैं वो है दैट इज द बैरियर मेथड। तो नेचुरल मेथड्स हमारे हो गए, उसके बाद हमको अब नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज द बैरियर मेथड। इसको ए लिख लीजिएगा क्या है, और इसको दूसरा जो है दैट इज द बैरियर मेथड। अच्छा देखो, बायोटेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कम मिल पा रहे हैं, ज्यादा है नहीं क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं ना बायो में। तो हम सोच रहे हैं ये कि कोई चैप्टर और रिप्रोडक्टिव वाला ये ले लेते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही, अब वही क्वेश्चन को 2 बार टाइप बना देते हैं, फायदा नहीं होता। तो क्वेश्चन अब जो चैप्टर ले लेंगे उसमें एक ऐड कर दे रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अब 2 चैप्टर हो गए, एक बायोटेक है दूसरा रिप्रोडक्टिव। बाकी केमिस्ट्री में कोई इशू नहीं है, फिजिक्स में कोई इशू नहीं है, केमिस्ट्री में बॉन्डिंग ले रहे हैं और उसमें क्वेश्चन बहुत। बायोटेक में इतने 100 क्वेश्चन निकालने में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, तो फायदा नहीं है। तो इसको भी आप लोग तैयार करके आइएगा टेस्ट में, खूब अच्छे से पढ़िए, आपको लगे कि हाँ हाथ पैर थक गया है, दिमाग थक गया है, और जैसे ही लेटे वैसे ही नींद आ गई। इतनी अच्छी हेल्थ हो जाएगी और इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगा, आपको अंदर से खुश हो गया, अंदर से आप अपने को थपथपाएंगे कि हाँ हमने कुछ किया है जिंदगी में। जब अपने आप को अंदर से थपथपाएंगे तो लगी चीज है,
फॉर्मेलिटी करने का क्या फायदा? फॉर्मेलिटी क्या? हमसे तो कोई कहता है कि हम जा रहे हैं शादी में, का बेटा तो जाओ, हमको भी लेकर चलो शादी में, हमको क्या, हमको हमें कौन सा वहाँ पढ़ना है? हम तो जो पढ़ना था पढ़ चुके, हम भी चले शादी में वहाँ दोस्तों, लेकिन तुम खत्म, तुम्हारी लाइफ खत्म। वो खत्म क्या दिखता है? दो तरीके की किलिंग होती है, एक उसको पढ़ने ना दो, पूरी 7 नस्लें किल कर देगी, और एक किलिंग होती है तुरंत मार दो, उसके बच्चे को स्कूल में डाल दो, वो फायदे में रहेंगे। तो यही समझ नहीं पा रहे हैं, और ये समझाने के लिए हम इतनी कोशिश करते हैं कि रेगुलर रहिए, खूब अच्छा पढ़िए, छोड़िए सिलेक्शन रहिए, खाली पढ़िए अच्छे से। देखिए आपको खुद अंदर से फील गुड होगा, आपको लगेगा कि हाँ हम दूसरों से बेटर है, फील गुड होगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई वर्ड्स बोलेगा एमनोरिया, बैरियर मेथड, तो आप फट से कहेंगे हाँ हमें पता है। तो जिसके सामने आप बोलेंगे वो कहेगा हाँ यार इसका मतलब पढ़ा जरूर है, भले मुंह पे ना कहे, लेकिन वो आपको समझेगा, आपकी एक स्टेज उठा लेगा ऊपर अपने माइंड में। हर आदमी का एक लेवल होता है, तो एक लेवल है, एक स्टेप आपको उठा के रखेगा वो, फिर उसी हिसाब से आपसे बात करेगा, है ना। हर आदमी की एक इमेज होती है, तो इसलिए खूब अच्छे से बेहतरीन तरीके से काम करिए आप। चलिए बैरियर मेथड में लिखिए, इसमें जो पहला मेथड है दैट इज द कॉन्डम। लिखिए मेड अप ऑफ, कॉन्डम इज मेड अप ऑफ लेटेक्स, condom is made up of latex sheath, condom is made up of latex sheath, latex sheath, sheath मतलब होता है कवरिंग, sheath cover the penis during coitus, covers the penis during coitus। दूसरा लिखिए फीमेल कॉन्डम, इसी में लिखिए फीमेल कॉन्डम also for to create barrier, also for to create barrier। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखिए डायाफ्राम, डायाफ्राम इसके बाद जो है बैरियर मेथड में ही लिखना है, पहला ये हो गया और दूसरा डायाफ्राम। डायाफ्राम लिखिए, इसमें डायाफ्राम कॉमा करिए, सर्वाइकल कैप, इसी में सब लिखिए सर्वाइकल कैप। अब ये वर्ड याद रखना है आपको कि विच मेथड इज फॉर बैरियर, तो ये सारे मेथड बैरियर के हैं, नेचुरल हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद जो आएंगे वो और इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वाइकल कैप, ठीक है। इसके बाद कॉमा करके लिखिए वॉल्स, VAULTS, वॉल्स। इसमें लिखिए मेड अप ऑफ रबर एंड सेल्फ इंसर्टेड बाय फीमेल, made up of rubber self inserted by female to cover the cervix, to cover the cervix, cover the cervix, to prevent fertilization। अब देखिए ये जो मेथड थे ये बैरियर मेथड थे, और ये इसमें कोई किसी स्पेशलिस्ट की, किसी नर्स की, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, बैरियर ये भी थे। लेकिन अब जो मेथड हम करने जा रहे हैं उसमें डॉक्टर की जरूरत होगी या स्पेशलिस्ट नर्स की जरूरत होगी, नर्स के बिना ये काम आप नहीं कर पाएंगे। तो लिखिए आगे लिखिए
Another effective and popular method is used of spermicidal cream. Spermicidal. सर एक बार फिर से बोलिए, another effective of Another effective method are use of Another effective and popular method are used of spermicidal cream. Spermicidal cream, such as today. फुल स्टॉप। एक मेथड और भी है कि क्रीम आती है, पहले से इसको लगा लेने से अगर स्पर्म जाता भी है बॉडी में तो ये क्रीम के अंदर स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। ये क्रीम स्पर्म जो आया है बॉडी में उसको किल कर देगी, जब किल कर देगी स्पर्म बाहर ही मर जाएगा तो फिर वो होने का चांस नहीं। तो एक और अच्छा मेथड है। इसके बाद फिर लिखिए नेक्स्ट जो है ये जो इसके बाद का जो पॉइंट लिखा आपने तीसरा हो गया वो, और इसके बाद फिर अब चौथा लिखना। चौथे में लिखना है आईयूडीज। इसका फुल फॉर्म लिखिए इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ठीक है। अब जब तक जितना हमने पढ़ा है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टुकड़े में से आते हैं। तो इसमें आपको पहला लिखना है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। इसी में ब्रांच करके लिखना। तो पहले लिखना है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। एग्जाम्पल में लिखिए लिप्स लूप। फिर लिखिए दूसरा पॉइंट हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। इसमें लिखिए एग्जाम्पल हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में प्रोजेस्टासर्ड भी कर सकते हैं। सर्शन का मतलब होता है अंदर का। प्रोजेस्टासर्ड कॉमा LNG-20। LNG-20 ब्रैकेट में लिखिए इंक्रीज आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। ठीक है। फैगोसाइट मतलब स्पर्म को खा जाता है। तो आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन अभी कुछ साल पहले पूछा गया कि क्या करती क्या है, ये स्पर्म को खा जाती है। उसके बाद क्या है तीसरा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। इसमें आपको क्या लिखना है कॉपर टी और कॉपर 7 मल्टीलोड।
मल्टी लोब। फिर लिखिए इसमें लिखिए कॉपर रिलीजिंग फ्रॉम दीज आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग फ्रॉम दीज आयोडीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm and fertilizing capacity of sperm। ठीक है, तो हार्मोन क्या थे, खा जाते हैं फैगोसाइटिन, ये क्या करती हैं, ये मोटिलिटी को कम करती हैं, तो मूवमेंट कम होगा तो बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो अब इसके बाद फिर अब हमें मेथड यूज करना है। इसमें जो कॉपर टी के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कम साइड इफेक्ट्स हैं, ये कहा जाता है क्योंकि बाहर से लगाई जाती है। जो है सबसे लीस्ट साइड इफेक्ट वाली कौन सी है, कॉपर टी। लिखिए कॉपर टी हैव वेरी लीस्ट साइड इफेक्ट्स। वेरी लीस्ट साइड इफेक्ट, कॉपर टी हैव वेरी लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कॉमनेस सबसे ज्यादा कौन सी यूज की जाती है, तो जो गोली आती है मालाडी वगैरह की, वो गोली ज्यादा यूज करते हैं। तो लिखिए कॉमनेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉमनेस्ट अधिकतर, कॉमनेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय फीमेल्स is contraceptive pills, contraceptive pills। ठीक है, लाइक मालाडी, सहेली एटसेट्रा। मालाडी, सहेली एटसेट्रा। उसके बाद फिर आपको लिखना है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर होता क्या है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर हाँ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लिखिए इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन is present। ठीक है, फिर उसके बाद फिर लिखिए सहेली। सहेली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे यूज, यहाँ लखनऊ से डिस्कवर है। तो लिखिए सहेली इज द लीस्ट साइड इफेक्ट हैविंग and non-steroidal in function, ठीक है। तो ये जो बाकी वाली थी स्टेरॉइड था, उससे स्टेरॉइड बाहर से आप लेंगे तो आपकी बॉडी में वेट गेन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, तो फीमेल से प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। उसके बाद सहेली में ये साइड इफेक्ट नहीं है, सहेली नॉन स्टेरॉइडल होती है, सहेली सेफ और सहेली को हफ्ते में सिर्फ 2 बार आप ले सकते हैं। तो लिखिए सहेली इज यूज्ड ट्वाइस इन ए वीक। ट्वाइस इन ए वीक।
बनाई गई है? लिखिए फॉर्म्ड इन CDRI लखनऊ, CDRI सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, CDRI लखनऊ। तो सहेली को बनाया गया है लखनऊ के अंदर। अच्छा देखिए, सहेली के बारे में कहीं कहीं पे आपको लिखेगा वंस इन ए वीक, तो हमने जैसे ट्वाइस इन ए वीक लिखा है, तो देख लीजिएगा कहीं पे वंस इन ए वीक भी लिखा बोलिएगा, और कहीं थ्राइस भी लिखा मिलेगा। लेकिन आमतौर से ये डेली नहीं है कुल मिलाकर। डेली से अगर कुछ अलग आए, डेली सारी दवा डेली, जैसे मालडी वगैरह है, नोवेलॉन है, फेमिलियन है, ये सब दवाएं आती हैं, ये सब जो है डेली वाली नहीं है, ये डेली नहीं, बाकी सब डेली। आगे चलिए लिखिए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये सब जितने थे ये सब टेम्परेरी थे, यानी जितने कॉपर टी ये सब टेम्परेरी। ये सब क्या है, जैसे आपने ये कॉपर टी लगी है, हट जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है। आप जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीन है ये लगी हैं, फिर से हट सकती है, प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन परमानेंट में क्या है, परमानेंट में जैसे मेल के अंदर उसका वास डिफरेंस काट के और उसको लाइगेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वास डिफरेंस हो जाएगा, तो स्पर्म का जो पाथ कल दिखाया था वो स्पर्म का पाथ वहां तक पहुंचेगा नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं वेसेक्टमी। और अगर फीमेल का फैलोपियन ट्यूब कट कर दिया जाए या लाइगेट कर दिया जाए तो उसे कहें ट्यूबेक्टमी। तो परमानेंट मेथड में दो मेथड है। पहला मेथड लिखिए वेसेक्टमी, वेसेक्टमी लिखिए, कटिंग और लाइगेशन, कटिंग और लाइगेशन, कटिंग और लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस is called vasectomy, is called vasectomy। इसको हम लोग वैसेक्टमी के नाम से जानते हैं, is called vasectomy। ठीक है, अब ये वापस नहीं हो पाएगा, एक बार वैसेक्टमी हो गई तो फिर आप फिर से चाहें तो फिर नहीं बन सकते। वैसेक्टमी से आप सोचते हैं कि मेल के अंदर कोई मेल कराना नहीं चाहता वैसेक्टमी, ये भ्रांति बहुत रहती है वैसेक्टमी से कि जो है वो मेल कैरेक्टर से डिमिनिश हो जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने पाथ देखा था, ये पाथ में केवल स्पर्म जाता है, स्पर्म की जाने को रोक देंगे, सीमेन आपका पूरा निकलेगा, उसमें 95% निकलेगा, 5% स्पर्म में कट हो जाएगा बस। इसके अलावा ना हार्मोन में कोई प्रॉब्लम है, ना हार्मोन में कोई चेंजेस आए, ना किसी चीज में कोई चेंजेस आए, तो कंप्लीटली साइड इफेक्ट है, मतलब कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, बिल्कुल 1% भी साइड इफेक्ट है। और ये आसान भी है, क्यों? स्क्रोटल सेक नीचे होता है, अब स्क्रोटल सेक से जो ये टेस्टिस निकल रही, ये वास डिफरेंस यहाँ से कट कर दिया, बॉडी के बाहर ही कट करना है, तो बाहरी के बाहर ही सेफ रहेगा। फीमेल्स में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब काट करने के लिए एब्डोमेन खोलना पड़ेगा उनका। एब्डोमेन जब खोलेंगे उनमें, तो एब्डोमेन खुलने में इन्फेक्शन के चांस, साइड इफेक्ट के चांस बहुत बढ़ जाएंगे, तो फीमेल में बहुत ट्रबल्सम, उसमें साइड इफेक्ट बहुत बढ़ सकते हैं। लेकिन मेल का बहुत सेफ है और बहुत, और कोई कहीं से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि केवल स्पर्म जाना रुका है, बाकी सीमेन पूरा है, हार्मोन कोई ग्लैंड तो काटी नहीं गई है, तो स्पर्म ही तो नहीं है उस सीमेन में, बाकी तो सब कुछ है उस सीमेन में, तो कहीं से कोई फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी या कोई मेलनेस में कुछ भी फर्क नहीं आता। चलिए उसके बाद फिर लिखिए, अब नेक्स्ट हमारी है दैट इज द ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी दूसरी जो है फीमेल में होती है, इसको कहते हैं हम लोग ट्यूबेक्टमी। कटिंग और लाइगेशन, कटिंग और लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, of fallopian tube is called
ट्यूबेक्टमी। इसको हम लोग ट्यूबेक्टमी के नाम से जानते हैं। लिखिए नेक्स्ट, एक नोट लिखना है, परमानेंट मेथड इज इररिवर्सिबल। नोट करके लिखिए, परमानेंट मेथड इज इररिवर्सिबल। एग्जाम्पल वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। देखिए अभी 2021 में पूछा गया है प्रोजेस्टर्ट और LNG-20, इनमें से LNG-20 पूछा गया 2021 में, अभी पिछले साल LNG-20 जो हमने अभी यूज किया था वहां पे LNG से पूछते हैं, कॉपर टी से पूछते हैं, और इससे पहले पूछा गया था कि फैगोसाइटोसिस कौन करता है, तो कॉपर करता है, सॉरी हार्मोन रिलीज वाले करते हैं, कॉपर मोटिलिटी कम करता है ना। तो ये याद रखना, हार्मोन रिलीजिंग वाली कौन सी है, हम लोगों ने लिखा था ना कि LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। ये सब हम तुमको पहले बता दें, ये सब जो टेस्ट पेपर में ये देंगे ही देंगे, बिना इसके टेस्ट पेपर बनेंगे। इसमें से 2-3 क्वेश्चन निकाल देंगे। प्रोजेस्टासर्ट, कॉपर टी, लिप्स लूप, रबर वाली कौन सी है, रबर वाली, ये सब पहले से बता देते हैं, यही सब क्वेश्चन होते हैं। और ये मेथड जैसे आपने हटा दिया, इसको कहते हैं स्टरलाइजेशन, स्टरलाइज हो गया। अब वो स्टराइल का मतलब होता है अपने यंग वंस को, प्रोजेनी को आगे ना बढ़ा सके, इसको कहते हैं स्टराइल। तो स्टरलाइजेशन के नाम से ये बात हमारी हो गई। इस तरीके से ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद एक हेडिंग है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जैसे हो गई, मान लीजिए बच्चे उसके पहले ही 5 है, बहुत गरीबी है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकती है, उसके लिए परमिशन है। पहले ये था कि कोई अबॉर्शन करा ही नहीं सकता, क्योंकि अबॉर्शन में हम लोग फीमेल मेल देखते हैं कि फीमेल बेबी अगर है, पता चल गया, किसी ने बता दिया, नहीं अल्ट्रासाउंड कराया कि 2 लड़के हो गए, आपकी पक्का लड़की है, बस गए अबॉर्शन। अबॉर्शन को रोकने पहले बैन कर दिया गया। बाद में ये देखा गया कि बहुत सी ऐसी फीमेल जिन्हें हार्ट की डिजीज है, बहुत सी ऐसी फीमेल है जो वैसी प्रेगनेंसी होती है उनके टैकीकार्डिया हो जाती है, बहुत हार्ट तेज बढ़ने लगता है, बिल्कुल परेशान रहती, पूरा 9 महीना परेशान रहती। ऐसे तमाम केस ऐसे देखने को मिलते हैं। तो उन लोगों को कह दिया गया कि अबॉर्शन आप करा लें। जैसे जिसके बच्चे ज्यादा है, गरीबी है, वो अबॉर्शन करा सकता है, या कोई क्रिमिनल अब्यूज में अगर प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल तो वो अबॉर्शन करा सकता है। तो इस तरीके से बहुत से टर्म एंड कंडीशन की कंडीशन में आपको अबॉर्शन की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी। तो जो स्पेशल कंडीशन, जिस कंडीशन में के तहत आप अबॉर्शन करा सकते हैं, उसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें शर्तें लागू हैं। अबॉर्शन मतलब शर्तें लागू। तो इसी शर्तें लागू का फायदा उठा के जितने हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये इसी शर्तें लागू का फायदा उठा के बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के केसेस बहुत आते हैं कि प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराने वाले और जो क्या नाम है वो क्रिमिनल या अनमैरिड की प्रेगनेंसी है और उसको अबॉर्ट कराने के लिए अच्छे पैसे लेंगे। 3 महीने से पहले की प्रेगनेंसी है तो और खतरनाक है, 6 महीने जो है वो 6 महीने की थोड़ा कम खतरनाक है, थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, 3 महीने की कम खतरनाक है, तो 1 महीने की बहुत ही कम खतरनाक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रेगनेंसी की डेंजरस नेचर जो है या उसका साइड इफेक्ट या उसमें मदर पे जो उसका इफेक्ट आएगा वो बढ़ता जाएगा। तो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना जो है वो जरूरी है। तो ये चीज भी आपके यहाँ पूछी जाती है। दूसरी बात क्या है कि जो अबॉर्शन है वो सेफ बिफोर 3 मंथ, काफी सेफ अगर है तो 3 मंथ, और 3 महीने से पहले सेक्स हमें भी पता ही नहीं चल पाता। तो 3 महीने के अल्ट्रासाउंड में सेक्स हमें भी पता चल पाता है, और 3 महीने जैसे ही होते हैं वैसे ही सेफ प्रेगनेंसी के फॉर्म में लोग सेक्स अभी पता करके और अबॉर्शन करा लेते हैं। तो होता हर चीज है, हो रहा है, हर चीज हो रहा है। तो इसीलिए तो ये जितने छोटे छोटे जो कुकुरमुत्ता वाले हॉस्पिटल हैं सब बना हैं, कुकुरमुत्ता वाले नहीं। अब इतनी बड़ी जगह हमारी है, नीचे की हॉस्पिटल खुल जाए पर नहीं क्या है हॉस्पिटल, बस हॉस्पिटल देख ही रहे हो कि लोग और बदबू इतनी और ये वो, नीचे बेसमेंट और सीवर का भी पानी आ रहा है, सब उसी में चल रहा है।
ऐसे ऐसे हॉस्पिटल इस एरिया में तो बहुत ही ज्यादा खर्चा है। और पैसा इतना देते हैं ये लोग, जो इंक्वायरी करने आते हैं किसी का लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस का बड़ा मुश्किल से बनता है, लाइसेंस ही नहीं है। इसकी फायर अगर आपको लेना है फायर की एनओसी तो बहुत डिफिकल्ट है, फायर मतलब आग लगेगी तो सब पेशेंट झुलस कर मर जाएंगे, इसकी एनओसी मिलते तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इस वजह से सब ऐसे ही खोल खोल के अपना चलाना है, उसका फिर सेल भी हो जाता है तो क्या दूसरे का खोल लेते हैं बदल के रख देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये थी बात। अब लिखिए इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा है, एमटीपी हेडिंग डालनी है आपको, उसमें एक हेडिंग हम लिखानी है आपको, दैट इज द एमटीपी, इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो लिखिए some term and condition to legalize, some term and condition to legalize the abortion under medical supervision is called medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy। अब मेडिकल, अब जैसे हार्ट की डिजीज है, जैसे कोई भी ऐसी चीज जो फीमेल के अलावा बाकी सब चीजों में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का मेन रहता है कि हार्ट की डिजीज फीमेल्स में बहुत जल्दी इनको हल्की है, प्रेगनेंसी में लोड बढ़ जाता है ना, क्योंकि फीटस का भी ब्लड सर्कुलेशन कराना होता है और उनकी बॉडी का भी है, और थायरॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है उस टाइम ब्लड में, और थायरॉक्सिन लेवल अगर बढ़ेगा तो हार्ट गड़बड़ करने लगेगा, तो हार्ट किसी का वीक है तो हार्ट गड़बड़ा जाएगा, टैकीकार्डिया होने लगेगी, और या डबल लोड की वजह से उसमें हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बहुत बहुत सीरियस कंडीशन प्रेगनेंसी की होती है, उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन आदमी को रखना होता है, बहुत ही मुश्किल हुआ वक्त का टाइम होता है, क्योंकि डबल लोड होता है और खाने पीने का इंतजाम और दुनिया भर की चीज़ें, उसमें न्यूट्रिएंट प्लस जांच हर वक्त होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो अच्छे लोग जो सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कराते हैं, बहुत ढंग से जीते हैं अपनी जिंदगी। तो खच्चर काम तो सब यही होता है, जो पढ़े लिखे कम है, पढ़े लिखे कम है और पैसा है तो भी खच्चड़ी करेंगे। वो भले एक कार खरीदी 10 लाख की, उसको बेच दिया 6 लाख, क्यों? एक साल बाद बेची तो 6 लाख या 7 लाख की बिकती है, वो 3 लाख चलेगा सबर, और वाइफ को या अपने बच्चे को अच्छी जगह पे इलाज करा के 50-60 हजार 1 लाख लग जाए, अच्छे प्रोफाइल जगह पे इलाज कराएंगे, उनके 60 हजार नहीं निकलेगा उनके दिमाग। ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं। गाड़ी में बहुत शौक है, गाड़ी खरीदेंगे तो बेच देंगे, 6 लाख चला गया कोई बात, और बेबी के लिए 50,000 रुपये खर्चा, अपने सांसें ले जाके मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा देंगे, कर देंगे। ऐसे तो तमाम अमीर लोग की कैटेगरी में लोग मिलेंगे। मोबाइल है 6 महीने बाद बदलेंगे, अब मोबाइल नया बेचोगे तो आधे रेट से बिकता है, लेकिन उसमें खर्चा करेंगे तो ये वो है, सुपीरियरिटी नहीं होती, इसी चीज डिनोट करता है। चलिए एक पॉइंट और लिखिए, इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इन कार्डियो, यह इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज in cardiovascular disease, comma heredity disease, comma more children, more children, comma poor habitat,
are the some condition in which MTP will legalize, in which MTP will legalize from 1971। अंडरलाइन करिए। आपसे पूछा जाए कि किस साल से एमटीपी को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, तो गवर्नमेंट ने 1971 से इसको एमटीपी को कुछ कंडीशंस के साथ अलाउ कर दिया है। उसके बाद और कंडीशन को अगर फॉलो आपने नहीं किया तो फिर उसमें आपको जो है वो सजा झेलनी पड़ेगी। तो ईयर भी थोड़ा सा देखना है। इसके बाद अब हम लोग को करना है दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जो डिजीज जो है वो जैसे HIV है, जैसे गोनोरिया है, जैसे सिफिलिस है, सिफिलिस होती है ट्रेपनोमा पैलिडियम से। तो कुछ डिजीज ऐसी हैं जो सेक्सुअल जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो जाती हैं और वो डिजीज से भी डेथ हो सकती है। और नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दैट इज द STD। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। STD sexually transmitted disease। अब कुछ डिजीज के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे हर्पीज, जैसे गोनोरिया, जैसे ये सब क्या है, ये सब डिजीज मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से होती है जब आप मोर देन वन फीमेल या फीमेल मोर देन वन मेल से कांटेक्ट रखेंगी तब होगी। एक फीमेल एक मेल के साथ अगर कांटेक्ट रखेगा तो ये बीमारी होती ही नहीं। तो ये आप क्लियर समझ लीजिए। इसमें फीमेल्स में भी प्रॉब्लम आएगी, मेल्स में भी आएगी। फीमेल्स में क्या होगा कि उनमें जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा, PID है। PID भी सबसे ज्यादा कॉमन है फीमेल। तो बीमारी के लिहाज से फीमेल का जो पल्ला है बहुत ज्यादा है। एक तो PID का झंझट है, ऊपर से प्रेगनेंसी का झंझट है, ऊपर से अबॉर्शन का झंझट है, और प्लस हर महीने जो वो है हार्मोनल इम्बैलेंस उसका झंझट है। तो देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम। और ज्यादातर ये लोग जो है इन्हीं लोगों का जो है बिजनेस चलता है। ये लोग इसीलिए अपने ही लोग का बिजनेस करते हैं। भाई डॉक्टर बन जाती है तो अपने ही लोगों को, अब जो फीमेल डॉक्टर नहीं बनती है वो जो है उससे सफर करती हैं, जो बन जाती हैं वो सफर कराती हैं। तो यही है, इसलिए बन जाइए। और दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, बन जाओ, जो है खुद सफर ना करो। इसमें दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि पस का फॉर्मेशन होना जेनाइटल ऑर्गन्स में, और स्वेलिंग होना, पेन होना जेनाइटल ऑर्गन्स के सराउंडिंग में, पेल्विस में, सर्वाइकल कैनाल में या प्यूबिस में, पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जिसे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और इसमें ब्लड का अमाउंट बढ़ भी सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक भी सकती है और बढ़ भी सकती है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो जाएगी। तो सो मेनी लार्ज टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन सीन इन द STD में बहुत सी आती है। तो इनके कॉजिंग एजेंट लिख रहे हैं और इनके बारे में थोड़ी सी बातें, सिम्टोमेटिक बातें लिखनी। चलिए लिखिए, STD हेडिंग है, लिखिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसे कहते हैं RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कॉमा गोनोरिया, कॉमा सिफिलिस, कॉमा जेनाइटल वार्ड, WARD, जेनाइटल वार्ड।
जेनाइटल कॉमा क्लेमाइडियासिस, हेलो, हाँ बताओ क्या है? हाँ पहचान गए, हाँ बताओ, ठीक है। हम क्लास में थोड़ा अभी थोड़ी देर रुक के बात करें, एक 12 मिनट क्लास में ऊपर पढ़ा। हाँ तो आ जाओ, बस 15-20 मिनट आ जाओ। ये होता है वोकल, MBBS का था इसका वोकल, बनारस से 3 साल हो गए। तो चलिए क्लेमाइडियासिस हो गया। उसके बाद फिर क्या है? ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस हो गया। कॉमा हेपेटाइटिस बी, कॉमा हेपेटाइटिस सी, एटसेट्रा। ये सारी डिजीज एसटीडी के अंदर आती है। और मेन फीचर क्या है? देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि एसटीडी के पेशेंट में फीचर बहुत कम होते हैं। जैसे मेल में तो बहुत फीचर होंगे, पस निकलेगा जेनिटल ऑर्गन्स में, दाने निकलेंगे, खुजली होगी, बहुत बुरी तरह हालत में बैठे। फीमेल्स में क्या होगा? एक्सटर्नल कम अपीयरेंस होगा, इंटरनल ज्यादा होगा। और आपने अगर 15 दिन दवा खा ली तो 15 दिन में सप्रेस हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। क्या समझिए क्यों? क्योंकि एसटीडी के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक इन्फेक्शन से ये डिजीज नहीं होती, देयर आर मल्टीपल इन्फेक्शन। ये ध्यान रखना हम लोग क्वेश्चन में, क्योंकि कम से कम 5-6 तरीके के अलग अलग वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाते हैं। और आपने एक एंटीबायोटिक खाई, उसने 10 तरीके के कवर किया, लेकिन 5 तरीके के भी बच गए। तो 10 तरीके से आपको प्रॉब्लम ज्यादा थी, 10 तरीके की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। आपने 10 दिन दवा की, चले गए, फिर 10 दिन बाद फिर 10 दिन बाद फिर। तो रूटीन आती रहती है फीमेल, रूटीन। क्यों? क्योंकि कभी वो 1.5 महीना 2 महीना, कम से कम 2 महीना लगातार इसका इलाज स्टैंडर्ड है। तो आपको क्या समझना है? एसटीडी में मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि एसटीडी के बारे में जो एंटीबायोटिक सबसे पहले डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे काम किया था एसटीडी पे। तो उन्होंने जो है एंटीबायोटिक बनाई थी और उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा थे कि उसको फिर वो ज्यादा वो कंटिन्यू आगे कर नहीं पाए। तो उन्होंने जो लुआब या जो इन्फेक्शन की साइट चुनी थी वो सेक्सुअल ऑर्गन से निकाला था। और उन्होंने बताया था कि बंच ऑफ एंड वेरी मेनी टाइप एंड वेरी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन वो जेनिटल ऑर्गन्स में होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप के, चलिए इसमें एक पॉइंट लिखिए। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस in the genital organs, in the genital organs due to different type of microbes, due to different types of microbes, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। तो एसटीडी में ही है। और एसटीडी की सबसे बड़ी प्रिकॉशन क्या है? देखिए, टू प्रिवेंट एसटीडी एसटीडी नीचे लिखिए पहला पॉइंट, यूज ऑफ कॉन्डम, कॉमा अवॉइड मल्टीपल पार्टनर, कॉमा फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स एंड डिजीज,
full and final symptoms of treatment and disease. Etc. तो प्रिवेंट करने में आपको ये 3 काम आपको यूज करने पड़ेंगे, उससे आप जो है एसटीडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और बाकी जो है वो कुछ भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां मतलब जैसे फीमेल्स में, ये भी आपकी सब बुक में लिखा हुआ है कि फीमेल्स अपने जो जेनिटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम को शेयर नहीं करती। ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम आई एनसीईआरटी में बताई गई है कि शेयर ना करना रूरल एरियाज में वो रहती हैं और अपनी प्रॉब्लम को, इस टाइप की प्रॉब्लम को किसी से बताती नहीं, फीमेल से भी नहीं बताती, ना डॉक्टर बताती, किसी से बताती नहीं। उनको इतनी ज़्यादा जो है झिझक रहती है, शर्म रहती है, वो उनके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। तो अचानक डेथ के जो रीजंस हैं उसमें ये भी, तो शेयर करना, डॉक्टर से तो कुछ भी छिपाने वाला होता नहीं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है तो वो आप उससे शेयर जरूर करिए। ये भी इसमें एक प्रॉब्लम है जो आपके बुक में बताई गई। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज इनफर्टिलिटी, है ना। इनफर्टिलिटी में क्या होता है? इनफर्टिलिटी में 2 साल तक है, हम ये कह रहे थे इनफर्टिलिटी सुन लो। इनफर्टिलिटी में होता क्या है, देखो सब हेडिंग को छोटा छोटा समझना है। जैसे एमटीपी है, ज्यादा काम इसमें नहीं है, बस जो शब्द हमने 1971 और क्या क्या मेडिकल कंडीशन है ये सब आपको अच्छे पता है। एमनियोसेंटेसिस में 3 पॉइंट ही हमने निचोड़ के रख दिया, और तो पढ़ना ही नहीं है। प्रॉपर्टी का पूरा 4 पॉइंट हमने LNG20, प्रोजेस्टाटर्ड और प्रोजेस्टासर्ड और प्रॉपर्टी, लिप्स लूप और ये सब पूरा बता दिया। तो ये अलग अलग केबिन में बनवा दिया, इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, कुछ नहीं करना। एक A4 साइज का जो पेज होता है, इसके आधे पेज में इसका पूरा नोट बन जाता है। ये समझ लीजिए, नोट्स इसका बना लीजिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं इंपॉर्टेंट। दूसरी बात हमें ये करनी थी इनफर्टिलिटी में कि अगर 2 साल तक रेगुलर इंटरकोर्स किया जाए और प्रेगनेंसी ना स्टेब्लिश हो पाए तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखें। इनफर्टिलिटी में होता क्या है कि ज्यादातर मेल में कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे साइको प्रॉब्लम। साइको का मतलब है उसको मेल फीमेल में अट्रैक्शन ही नहीं दिखता है। दूसरी प्रॉब्लम जैसे हम लोग कहते हैं साइज ऑफ द पेनिस कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। साइज छोटा भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म है वो अपने आप ही एसेंड कर जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात क्या है कि कोई डिजीज है, अगर उसको डिजीज का मतलब वो जैसे फीमेल को मेंस्ट्रुअल डिजीज है तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा सही से हो ही नहीं रही, ये भी इनफर्टिलिटी की डिजीज है। जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो स्पर्म काउंट, फीमेल के अंदर नहीं हो सकती, वो मेल के अंदर होगा स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट आमतौर से जो हमने दिखाया 150 से 200 मिलियन पर 2.5 ml, है ना, या 100 मिलियन पर ml स्पर्म होनी चाहिए। तो स्पर्म का काउंट जो है वो कम हो जाता है, कम मतलब 20, 25, 50 के नीचे अगर कम हो जाएगा तो फिर वो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। ये सबसे कॉमनेस्ट काज है इनफर्टिलिटी। बाकी इनफर्टिलिटी में फीमेल्स में भी है, मेल्स में भी है, ढेर सारे रीजंस हैं। अब इस इनफर्टिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट, वो हम लोग जो है उसको अब नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। इनफर्टिलिटी को कैसे हम रिमूव करें, कैसे उसको कॉम्बैट करें, है ना, उस कमी को कैसे हम लोग, तो उसको एक हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। वो हेडिंग होगी RCH, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।